ओके जी। सो आई वाज टेलिंग यू कि हमारा जो एक और आउटपुट है स्केजुअल डाटा है, और स्केजुअल डाटा से मुराद ये है कि मेरा वो जो स्केजुअल मॉडल बना और वो जो मैंने फाइनल अपना स्केजुअल किया, उस स्केजुअल का जितना भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारे का सारा स्केजुअल का डाटा कहलाएगा। लाइक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, उन एक्टिविटीज के ड्यूरेशन क्या है, उनके दरमियान डिपेंडेंसीज मैंने क्या लिखी हैं, अच्छा क्या लीड रखा है, क्या लैग रखा है, वो सारे का सारा बेसिकली माइलस्टोन क्या क्या हो, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स, ये जो मैं बता रहा था, ड्यूरेशन एस्टिमेट्स, डिपेंडेंसीज, उससे रिलेटेड कोई मैंने 4 दिन क्यों कहा है, मैंने 5 दिन क्यों कहा है, मैंने इस डेट को स्टार्ट क्यों किया है, वो सारे का सारा बेसिकली स्केजुअल डाटा है। ये डाटा आपके पास एज ए रेफरेंस एक्ट कर सकता है। अगर मुझे कंफ्यूजन हो रही है ये 5 दिन है, इसका ड्यूरेशन 5 दिन क्यों है, सो आई कैन रेफर टू दीज थिंग्स। यार क्या मजबूरी है कि मैं इसको इससे पहले खत्म करना चाह रहा हूँ, आई कैन रेफर टू द माइलस्टोन में भी। ठीक है यार, मे भी मुझे कोई माइलस्टोन हो, हालांकि अपेरेंटली मेरे पास बाद में बड़ा टाइम है प्रोजेक्ट का, लेकिन मुझे ऊपर एक माइलस्टोन एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हुई कि भाई आपने लाजमी इससे पहले पहले करना है। तो ये बेसिकली उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना डाटा है जो स्केड्यूल से रिलेटेड है वो सारे का सारा कराता है। चेंज रिक्वेस्ट के बारे में आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, एंड इट विल ऑलवेज बी change request will always be processed through the perform integrated change control process, जिसके अंदर हमारे पास चेंज कंट्रोल बोर्ड के अंदर फैसला होता है। अच्छा, और जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट हो रहे हैं वो क्या क्या है, ड्यूरेशन के एस्टीमेट जैसे मैंने कहा चेंज हो सकते हैं, एक्टिविटीज के एट्रीब्यूट्स, असम्पशन लॉग इज द स्टैंडर्ड आउटपुट, उसका अपडेट, रिस्क रजिस्टर, लेसन एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, और यहाँ पे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट। ये वो 3 है जो स्पेसिफिकली इस प्रोसेस के अंदर जब आप स्केड्यूल डेवलप करते हो, जब आप वो स्केड्यूल कंप्रेशन करते हो, जब आप फास्ट ट्रैकिंग करते हो, जब आप क्रैशिंग करते हो, या रिसोर्सेज की वजह से लेवलिंग करते हो, स्मूथिंग करते हो, वगैरह वगैरह, वो जो कुछ हमने पढ़ा, या आप व्हाट इफ एनालिसिस करते हो, मॉन्टे कार्लो एनालिसिस करते हो, उन सारों के नतीजे में कभी आपके ड्यूरेशन को अपडेट करना पड़ेगा। नहीं यार, आप ये एक्टिविटी इतने दिन लेगी, नहीं हम एज्यूम करते हैं ये एक्टिविटी इतने दिन लेगी, उससे रिलेटेड और कोई ड्यूरेशन है, किसी डिपेंडेंसीज हैं वो चेंज करनी है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट चेंज करनी है, तो सारा ये अपडेट हो गई होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा ये जो डेवलप स्केड्यूल प्रोसेस है। अब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोल स्केड्यूल है। कंट्रोल स्केड्यूल को हम उस तरह अभी नहीं पढ़ेंगे कि स्केड्यूल बिहाइंड द स्केड्यूल क्या मतलब है, अहेड ऑफ स्केड्यूल क्या मतलब है। हम इसको अभी फिलहाल इस तरह पढ़ेंगे कि जैसे कंट्रोल स्केड्यूल के अंदर होता क्या क्या है, वो जो इसकी टेक्निक्स है, जो इसकी कैलकुलेशंस है, वो हम कॉस्ट कंट्रोल के अंदर ऑब्वियसली जाके पढ़ेंगे कि स्केड्यूल अहेड ऑफ स्केड्यूल कैसे है, बिहाइंड द स्केड्यूल कैसे, वो कैसे कैलकुलेट होता है। सो कंट्रोल का मतलब ये है कि आपको मैयर करना है, और मैयर किससे करना है, अगेंस्ट द प्लान ऑल द टाइम। अगर तो प्लान के साथ कंपेयर करने से जो आपका ये प्लान है और ये एक्चुअल है, इन दोनों को कंपेयर करने से आपको लगता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम कहते हैं इसकी कोई वेरिएंस नहीं है, हम एज पर प्लान चल रहे हैं। लेकिन अगर वेरिएंस आ जाए, डिफरेंस हो, तो हम ये देखते हैं कि वो वेरिएंस थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अंदर है या नहीं है। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अंदर हो तो फिर मे बी मैं करेक्टिव एक्शन तो ना करूं, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन में जरूर फिर भी सोच सकता हूं कि यार शायद इस दफा तो हम बड़ी मुश्किल से पूरे आ गए, अभी वेरिएंस के अंदर है, बट स्टिल इट मे गो बियॉन्ड द कंट्रोल, तो हम कोई प्रिवेंटिव एक्शन शायद कर सके। बट अदरवाइज अगर वेरिएंस बाहर है तो फिर मुझे कोई करेक्टिव एक्शन, कोई करेक्शन, या कोई प्रिवेंटिव एक्शन करना पड़ेगा। या 3 मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कंट्रोल के अंदर, तो वो जितना कुछ हमने प्लानिंग के अंदर एफर्ट की थी ना, या जिन लोगों ने भी की थी, आपने उस प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया था। वो यूजलेस एफर्ट हमने कर दी। जब वो सारा प्लान बनाया था वो इसलिए बनाया था कि हम उसको फॉलो करेंगे। अगर फॉलो नहीं किया तो फिर ये वही वाला डाइट प्लान ही है, जो है वो जो एक्सरसाइज प्लान है, या वो जो जिम प्लान है, वो सुबह मॉर्निंग वॉक का प्लान है, या वो जो स्टडी का प्लान है, जो कभी फॉलो नहीं होता। ठीक है, फिर ये इससे ज्यादा नहीं था, वो प्लान करके भी आपने अपना टाइम ही जाया किया। अच्छा, इसके अलावा स्केड्यूल का एक और भी मतलब है, जैसे मैंने कहा ये वेरिएंस आ रही है, ये वेरिएंस स्केड्यूल कंट्रोल का, वो वेरिएंस को मैं करेक्ट तो कर दूंगा, लेकिन ये वेरिएंस आ क्यों रही है, उसकी जो रूट कॉज है मैं वो भी देखना चाहूंगा कि व्हाट आर द थिंग्स और फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग दीज चेंजिंग, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि उन रूट कॉजेस को, उनको भी एड्रेस करूं या कंट्रोल करूं। अच्छा, अब जब मैंने प्लान पूरा बनाया था, डिटेल में काम किए थे मैंने, वर्क पैकेज मैनेजर्स को उनके काम बता दिए थे, वो जो रिक्वायरमेंट
जो जो गैदर की थी, और हर रिक्वायरमेंट पे मैंने किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबल लगा दिया था, आपने ये रिक्वायरमेंट्स देखनी है। इसी तरह जो रिस्क हैं उनको मैंने हर बंदे को या हर कंसर्न पर्सन को मैंने रिस्क मॉनिटर करने के लिए एक रिस्क ऑनर बना दिया था कि इस रिस्क के बारे में सारी चीजें आपने देखनी है, और पूरा प्लान मैंने डिटेल में बनाया, हर फैक्टर कंसीडर कर लिया। तो अब प्रोजेक्ट मैनेजर ने टास्किंग भी कर दी। अब प्रोजेक्ट मैनेजर का एक ही काम है, और वो काम है कि वो एक्टिवली देखे कि मेरी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम अकर ना हो। दैट मीन्स एक प्रोएक्टिव अप्रोच हो to prevent the problems before they occur rather than all the time dealing with the problems after they had occurred। ठीक है, हम ही हमारे यहाँ जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हम कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ से मुराद, मैं सिर्फ अपनी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इन जनरल जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉलो नहीं होती, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करती, वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स में घिरी रहती हैं, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हर वक्त प्रॉब्लम अकर करने के बाद उनको हैंडल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कंट्रोल स्केड्यूल के नतीजे में जो और काम हम इस प्रोसेस के अंदर करते हैं वो क्या है, हम देखना चाहेंगे कि मेरे पास वर्क परफॉर्मेंस डाटा क्या आया है, और ये मुझे पीएमआईएस से मिल जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे हर लोग अपनी प्रोग्रेस अपडेट कर रहे होते हैं, तो उससे मुझे डाटा मिल जाता है। उस डाटा को मैं कंपेयर करूंगा विद द एक्चुअल वर्सेस प्लान को, और वहां पे मेरे पास वो वेरिएंस वाली बात आ जाएगी। अच्छा, फिर मैं देखूंगा कि यार मैंने अपने प्रोजेक्ट को बाकी जो हिस्सा है उसको एक दफा दोबारा से एस्टिमेट कर लूं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि मे बी अगर मेरा प्रोजेक्ट 8 मंथ्स का है, तो मे बी मैं दूसरे या तीसरे मंथ एक दफा फिर री एस्टिमेट कर लूं, क्योंकि बहुत सारी सिनेरियो क्लियर हो जाता है, बहुत सारे रिस्क के बारे में आपको पता चल जाता है कि यार ये रिस्क मैंने एस्टिमेट लगाए हुए थे वो अकर नहीं किए हैं, तो मे बी मैं अब 8 मंथ से जल्दी कर लूं, या मे बी 8 मंथ के बाद जाए। इट्स गुड प्रैक्टिस टू री एस्टिमेट द रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, फिर आपने परफॉर्मेंस रिव्यू करने हैं, और उसके लिए आपने प्रॉपर फॉर्मल प्रोजेक्ट वो करना है। एक बात मैं शायद पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर नहीं बताया तो आपको याद, मैं अभी बता रहा हूँ। एक होती है टीम की अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग, या टीम की मीटिंग। अब जो टीम की मीटिंग है ना, इसके अंदर परफॉर्मेंस को रिव्यू करना उस तरह, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। टीम मेंबर्स अपना काम छोड़ के आ रहे हैं और आप वही बातें कर रहे हैं, ये एक्टिविटी हमने इतने परसेंट कर लिया और ये एक्टिविटी इतनी कर रही है। हालांकि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट के जरिए आप ऑलरेडी सबको बता चुके हैं, हर टीम मेंबर को पता है हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इस मीटिंग के अंदर इट्स बेटर कि हम रिस्क को डिस्कस करें कि यार ये अगले महीने में अब ये प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर कोई हमारे पास रिस्क अकर कर चुके हैं, वो रिस्क जब अकर करता है ना तो फिर इशू बन जाता है। तो वो जो इश्यूज हैं मेरे पास, मैं उनको डिस्कस कर सकता हूँ, उनको बॉटल नेक्स हैं, हर टीम मेंबर बताएगा यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, या वो दूसरे टीम मेंबर को बताएगा कि आपने लास्ट टाइम जो चीजें भेजी थी या जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी उसमें ये प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम आया, इसको यूं कर लें, इसको इस तरह कर लें। सो ये वाली मीटिंग्स के अंदर ही होता है। एक और होती है, वो परफॉर्मेंस रिव्यूज मीटिंग होती है विद द मैनेजमेंट या विद द स्पॉन्सर। वो प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम के शायद कुछ बंदों को साथ लेके या अदरवाइज अकेले वो मैनेजमेंट को ओवरऑल प्रोग्रेस बता रहा था। तो इन मीटिंग्स के बारे में आपने लाजमी क्लियर रखना है कि हम कौन से कर रहे हैं। बट लाजमी नहीं है मीटिंग, बट अदरवाइज हम अपनी फॉर्मली एनालाइज जरूर करेंगे। और अगेन जैसे मैंने कहा, ये कंट्रोल कॉस्ट में मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा कि हम किस तरह इन चीजों को देखते हैं। अच्छा जी, अब ये परफॉर्म डाटा एनालिसिस की डिफरेंट टेक्निक्स हमने बहुत देखते आए अभी तक। एक है अर्नड वैल्यू एनालिसिस, कंट्रोल उसमें पढ़ेंगे। ट्रेंड एनालिसिस के बारे में हमने कल भी चेक किया था। लेट्स से मेरा डिले या वेरिएंस आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, तो ये एक ट्रेंड शो कर रहा है कि मैं कंटिन्यूसली मेरा वेरिएंस बढ़ती जा रही है, तो मे बी आफ्टर सम टाइम मैं ओवरशूट कर दूं। अच्छा, वेरिएंस एनालिसिस क्या है? प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल। अगेन ये मैं अर्न वैल्यू एनालिसिस के थ्रू करूंगा और बताऊंगा। और व्हाट इफ सिनेरियो एनालिसिस, कि मैं ये देखूंगा कि अब 3 महीने हो गए हैं, तो अब अगर ये भी इसी तरह चलता रहा, अगर ये ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। कोई करेक्टिव एक्शन मैंने लगाना है, तो मैं कहूंगा अगर ये करेक्टिव एक्शन इफेक्टिव हुआ तो फिर ये चीजें होंगी। तो मैं उसके जरिए वो जो अभी हम कह रहे थे ना, री एस्टिमेट कर सकता हूँ, फोरकास्ट कर सकता हूँ, वो सारी चीजें मैं व्हाट इफ सिनेरियो एनालिसिस के थ्रू यूज कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब ये जितनी एक्टिविटीज है, आई ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इन डिटेल, तो मैं इसलिए बड़ा क्विकली एक दफा कर रहा हूँ। कोई पॉइंट अगर आ गया नजर में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कंफर्म दैट क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज आर बीइंग कंप्लीटेड विद इन द स्केड्यूल बेसलाइन।
आप ऑल द टाइम देख रहे हैं कि यार कोई क्रिटिकल पाथ, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी पे है या नियर क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज पे है, और उसके लिए वो जो अवेलेबल फ्लोट है उसका हम एडवांटेज लेंगे, जो दूसरी नॉन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज में जो फ्लोट्स अवेलेबल हैं उनके जरिए हम क्रिटिकल पाथ को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद जितने पार्ट्स, मतलब अभी तक जो काम हो गया, उसके बाद जो फ्यूचर में जितने भी काम है उसके अंदर मैं ये चाहूंगा कि अभी तक जो डिले आया है उस डिले को मैं मेकअप करूं, मैं उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश करूं, रादर देन सिंपली गोइंग टू मैनेजमेंट और उनको ये कहूं कि भाई आप मेरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 2 महीने मुझे और एक्स्ट्रा दे दें। पहली चीज आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप किसी तरह वो जो लॉस हो गया, वो जो डिले आ गया, उसको मेकअप करें। और उसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले टेक्निक्स देखी थी, कंप्रेशन टेक्निक्स। उस वक्त हम प्लानिंग के लिए कर रहे थे, अब हम प्लानिंग के लिए नहीं कर रहे, अब हम प्लान तो चला चुके हैं, अब हमको विद इन प्लान कंट्रोल करने के लिए यही टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, और इसी तरह वो रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन के लिए हम करेंगे, कंटिन्यू एफर्ट करनी है टू ऑप्टिमाइज द स्केड्यूल। अच्छा, फिर बाज दफा क्या होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो प्रोग्रेस मॉनिटर कर रहे हैं और उसके लिए आपने जो मैट्रिसेस बनाई थी कि यार ये मैट्रिक्स मैं इस तरह इनको फिल करूंगा और इससे मुझे सो एंड सो डाटा या इंफॉर्मेशन या पिक्चर मिलेगी, और मैं फिर अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करूंगा। हो सकता है वो आपका पर्पस सर्व ना कर रही हो, वो आपको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन ना दे रही हो, तो मैं मे बी इन मैट्रिसेस को थोड़ा बहुत रिफाइन करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो जो एक्चुअल मॉनिटरिंग का या कंट्रोलिंग का काम है वो ठीक तरह से कर सकूं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूँ कि यार मैंने आपको क्विज दिया, लेकिन उस क्विज को देखने से मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा कि आप कितना पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या आपको कितनी समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है मुझे कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या अपनी मैट्रिक्स जो है या क्विज का तरीका वारदात जो है वो चेंज करना पड़ेगा। एडजस्ट द फॉर्मेट और रिक्वायर्ड कंटेंट। अच्छा, फिर इसी तरह जो हम इस एनालिसिस के नतीजे में कंट्रोल के अंदर ना कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं कि मेरी इस वक्त की प्रोग्रेस इतनी है, मेरा जो फ्यूचर का एस्टिमेट है कि प्रोजेक्ट कब कब कंप्लीट होगा, उसके बारे में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं या फोरकास्ट हैं, उनका फॉर्मेट बाज दफा हमसे मांगा जाता है कि यार इस तरह ना करें, आप मंथली बेसिस पे बना के दिखाएं, आप में भी क्वार्टरली बेसिस पे बताएं, माइलस्टोन समरी दे दें, डिटेल ना दें, वगैरह वगैरह। वो जो एडजस्टमेंट है वो भी हम यहाँ पे करेंगे, और इसकी वजह से मे बी हमारे पास चेंजेस की जरूरत पड़े, और चेंजेस किस चीज पड़ेंगी, क्योंकि हमें कोई करेक्टिव एक्शन करना है, कोई प्रिवेंटिव एक्शन करना है, और उसके लिए हम ऑब्वियसली चेंज कंट्रोल मैप का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, हमारे पास चेंज ड्रिवन जो अप्रोच है, उसके अंदर हम ये दो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो आप जरूर तीन तीन चीजें। एक तो ये कि हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे पास जो हमने प्लान बनाया था वो प्लान किस हद तक कामयाब रहा, या जो एक आइट्रेशन में हमने काम करना था वो हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए चेंज ड्रिवन, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, हम एक बर्न डाउन चार्ट यूज करते हैं। अब ये बर्न डाउन चार्ट क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ और दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है, ड्यूरेशन है, वट एवर, मतलब मैं कहता हूँ वीक 1 वीक 2 या मंथ 1 मंथ 2 और इस तरह चल रहा है। अब या एक आइट्रेशन है 7 डेज की, आइट्रेशन 1 इस तरह चल रहा है। मैं कहता हूँ कि यार इस आइट्रेशन में मेरे पास टोटल 5 डेज है, एक वीक की मैं कहता हूँ 5 डेज है, और हर वीक में मेरे पास 8 घंटे हैं, तो 40 आवर्स बनते हैं। ठीक है जी, टोटल 40 आवर्स बनते हैं। अब पहले में जो डे 1 है इस आइट्रेशन का, उस वक्त मेरे पास कितने घंटे का काम अभी बाकी करना है रहता है। जब 0 डे होगा तो ऑब्वियसली 0 डे पे मेरे इस आइट्रेशन में मैंने प्लान किया हुआ, लेट्स से 38 आवर्स का काम प्लान किया हुआ मैंने, तो मैं कहूंगा कि जब प्रोजेक्ट ये आइट्रेशन शुरू नहीं हुई तो 38 डेज यहाँ पे लेट्स से उसका काम रहता है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जब डे 1 खत्म हो जाएगा तो मेरे पास बाकी 30, लेट्स से, सॉरी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, मेरे पास बाकी 36 आवर्स का होना चाहिए।
डे 2 में मैं कहता हूँ जब ये खत्म हो तो मेरे पास बाकी 30 आवर्स का काम होना चाहिए। डे 3 जब खत्म हो तो मेरे पास इतना होना चाहिए, डे 4 इतना होना चाहिए, और डे 5 पे ये सारे का सारा इस आइट्रेशन से रिलेटेड जो पहले 5 दिन की आप एक आइट्रेशन बनाए और आपने डिसाइड किया कि 5 दिन में मैं ये काम करूंगा जो कि 38 आवर्स का है, तो उसको मैंने यूं प्लॉट कर लिया। अब ये मेरे पास बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बेसलाइन बनाते हैं ना, ये बेसलाइन कहलाई मतलब बन जाएगी। अब मैं देखूंगा पहले दिन के इख्तिताम पे मेरे पास कितने घंटे का काम बाकी है। ये 38 है और ये लेट से 36 है। अब और इसी तरह ये 30 है, ठीक है जी। लेट से दूसरे दिन के एंड पे कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरे दिन के एंड पे अगर मेरे पास 34 आवर्स का काम बाकी है, तो आपके ख्याल में मैं अहेड ऑफ स्केड्यूल या बिहाइंड ऑफ स्केड्यूल? बिहाइंड। बिहाइंड द स्केड्यूल। बट अगर पहले के उसमें मुझे 28 आवर्स का काम बाकी है तो ऑब्वियसली मैं अहेड ऑफ स्केड्यूल। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें ये देखिएगा जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यार मैं ये गैप जरूर देखने की कोशिश करूंगा। बेसिकली यहाँ पे 40 आवर्स का वीक होता है, मेरे पास 38 आवर्स का काम है इस आइट्रेशन में, 2 आवर्स का मार्जिन है। अब अगर यहाँ पे 36 की बजाय 32 आवर्स हैं का काम बाकी है, तो अभी भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैं आखिरी दिन तक अपना काम कंप्लीट करूं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 2 घंटे लेट हुआ, और 2 घंटे लेट होने की वजह से मैक्सिमम यही होगा कि इस वीकेंड तक मेरा ये काम खत्म हो जाएगा। बट अगर ये गैप बढ़ जाता है और ये 4 घंटे का हो जाता है, यू नो जितना ये इस लाइन से ऊपर जाता जाएगा ये गैप बढ़ता जाएगा, और फिर मे भी मेरे लिए ये पॉसिबल ना रहे अब इस सूरत में कि भाई बाकी मेरे पास टाइम जो बचा है वो तो बचा है 30 आवर्स, लेकिन इन 30 आवर्स में मुझे जो काम करना है वो काम करना है मे बी 32 आवर्स या 34 आवर्स, 4 आवर्स का। ये मुमकिन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है मैं आगे चला जाऊंगा। तो बहरहाल ये बर्न डाउन चार्ट की आपको इतनी डिटेल नहीं चाहिए, बट इट एक्चुअली मतलब इस तरह का हम एक चार्ट बनाते हैं जिसपे आइट्रेशन की प्रोग्रेस हम मॉनिटर कर लेते हैं। अच्छा, सो ये आइट्रेशन बर्न डाउन चार्ट हो गया। एक और हम बात करते हैं उसके अंदर, वो था रेट्रोस्पेक्टिव्स का। रेट्रोस्पेक्टिव्स क्या है कि यहाँ पे मेरी आइट्रेशन, पहली आइट्रेशन स्टार्ट हुई और यहाँ पे आइट्रेशन खत्म हो गई, और मैंने ओवरऑल प्रोजेक्ट की एक लॉग बनाई हुई थी, बैकलॉग के मैं ये काम करूंगा, और ये मैंने इनको रिक्वायरमेंट्स को या कामों को प्रायोरिटाइज कर लिया, और पहली आइट्रेशन के अंदर ये जो अभी 38 आवर्स का काम था वो मैंने यहाँ प्लान कर दिया। ये पूरे प्रोजेक्ट है, और हम कहते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट का तो ये है ठीक है, लेकिन पहले हफ्ते क्या करना है वो प्रायोरिटाइज्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेते हैं। और अब मैंने इस पर काम किया, और काम करने के बाद जब मेरे पास ये आइट्रेशन या 1 वीक खत्म हुआ, तो फिर वी सिट बैक एंड लुक बैक कि यार हमने कितनी रिक्वायरमेंट्स मीट की, कितनी नहीं की, हमारी प्रोग्रेस क्या होगी। इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। और फिर हम देखते हैं कि यार इज देयर एनी वे टू इम्प्रूव। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव मींस, वैसे इसका मतलब ये होता है कि लुकिंग बैक, आप पीछे मुड़ के अपनी परफॉर्मेंस को देख लिया, और फिर हम रिप्रायोरिटाइज कर लेते हैं अपने वर्क को, और अगले जो आइट्रेशन है उसके अंदर जो काम है उनके हम उनको रिफाइन करके या रिप्रायोरिटाइज करके अगले हफ्ते या अगली आइट्रेशन के अंदर हम उसको परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद री एस्टिमेटिंग, वो ये कि प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे जैसे काम करता है, मैंने आपको ये इसके बारे में पहले बताया कि प्रोजेक्ट के अंदर एक दफा तो आप लाजमी री एस्टिमेट करें, इट्स ए गुड प्रैक्टिस। एक्चुअल में री एस्टिमेट करने का मतलब ये है कि यू जस्ट सिट बैक और देखते हैं अपने आप को जरा तसल्ली से, जितनी इंफॉर्मेशन उस वक्त अवेलेबल हो जाती है, कि यार क्या अब भी मेरा प्रोजेक्ट को इतना ही टाइम चाहिए या इससे कम चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए। वो आपको एक अच्छी पिक्चर दे देता है जिसको आप फिर उसके मुताबिक आप अपने बाकी पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हो, उसको प्लान करते हो। अच्छा जी, ये हो गया एंड दैट्स इट, या और कुछ नहीं, राइट। कंट्रोल स्केड्यूल के आगे आपको ये मैं सारों के बारे में बता देता हूँ कि हमने कंट्रोल के जितने भी प्रोसेसेस पढ़े हैं, WPD आएगा, प्लान आएगा, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आएगा। प्लान और डॉक्यूमेंट को हम सामने रख के एक्चुअल डाटा WPD को करेंगे तो मेरे पास WPI आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात हमने कहा कि हमारे पास अगर वेरिएंस है और उस वेरिएंस को करेक्ट करना है तो चेंज रिक्वेस्ट आ जाएगी, ये बार बार मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं बस बड़ा कुछ कर रहा हूँ। और फिर फोरकास्ट हम अगली देखेंगे क्या होगा।
ठीक है जी। सो ये मेरे पास कंट्रोल स्केड्यूल का, आई गेस दिस वुड बी द लास्ट स्लाइड। और हमारे पास नहीं, एक और आता है जी, बस ठीक है, बाकी उसमें अपडेट करने हैं। स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन है, डॉक्यूमेंट्स है, रिस्क रजिस्टर, assumption लॉग, लेसन एंड रजिस्टर, वही वाले डॉक्यूमेंट है। सो विद दिस वी हैव कवर्ड द स्केड्यूल नॉलेज एरिया, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पीएमपी एग्जाम अदरवाइज भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में बड़ी नई चीजें आपने, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट, उनके लिए तो ये नहीं होगी बहुत सारी चीजें, बट बाकी आप लोगों के लिए भी इवन आई एम श्योर कि दानिश और उमर ने भी कुछ नई चीजें सीखी होंगी। अकम आपका तो बैकग्राउंड नहीं है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, या है? सर मैंने एमएसपीएम किया है। किया, बस फिर आपके लिए भी कुछ नया, पर बहुत सारे नए एस्पेक्ट जरूर होंगे। ठीक है, जी जी यहाँ पे हम सर, ऐसे थोड़ा सा उस एंगल से नहीं पढ़ते हैं जो हम डिग्री के अंदर पढ़ते हैं। एनीवेज, सो बिल्कुल। ये हमारे पास ही खत्म हो गया। आई वुड लाइक कि मैं कॉस्ट का ना एक छोटी सी समरी सी मैंने किसी और लेक्चर से उठा के स्पेशली आज के लिए रखी है, बिकॉज आई न्यू कि हम पूरा स्टार्ट भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक जर्नल आइडिया कॉस्टिंग का ना आई वुड लाइक कि आपको हो जाए, वो हम कैसे करते हैं वो आपके सामने रखना मकसूद है अभी अगले 10-15 मिनट में, ताकि कल हम राइट अवे प्रोसेसेस पे आ जाए। अच्छा जी, कॉस्ट मैनेज करना के लिए हम कुछ काम करते हैं। ये मैं स्क्रीन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में पॉज करके इसको, इस प्रोजेक्ट की स्कोप डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें। ठीक है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के स्कोप के बारे में आप पढ़ लें। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डिलीवरेबल्स रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं, 4 डिलीवरेबल्स हैं, डिलीवरेबल 1, 2, 3 एंड 4। और इसको भी आप बेशक पढ़ लीजिएगा बाद में। और ये है WBS, हम यहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं। मेरा ये प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम बनाना है मुझे एक। इस ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम के अंदर एक वेबसाइट होगी। उस वेबसाइट पे मेरे स्टूडेंट एंड टीचर्स जो है ना वो लॉगिन करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर्स लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन कर लेंगे तो फिर वो एक उनका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में वो लैंड कर लेंगे। जब वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे जहाँ पे उनकी अटेंडेंस और इस तरह के रिकॉर्ड, उनका स्कोर ग्रेड हो जाएगा। इसी सिस्टम के अंदर एक और पार्ट होगा जिसको OTP, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, जैसे मैं जूम पे कर रहा हूँ और या फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे कर सकता हूँ या मैं स्काइप पे कर सकता हूँ, इस तरह का कोई हो जिसपे ये सारे टूल्स अवेलेबल हो, कोई व्हाइट बोर्ड हो, कोई रिकॉर्डिंग की बात हो सके, कोई म्यूट करने की ऑप्शन हो, इसी तरह कोई स्क्रीन शेयर की ऑप्शन हो। तो ये जो टीचिंग प्लेटफॉर्म है मुझे वो चाहिए। और तीसरा फिर मैनुअल्स चाहिए, चौथा मैनुअल चाहिए। तो ये 4 आप पीछे पढ़ेंगे, तो ये 4 जो है इसके मेजर डिलीवरेबल्स हैं। लेट्स से उसको मैंने ब्रेक डाउन किया, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले डिलीवरेबल्स यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बना रहा, बट पहले डिलीवरेबल के अंदर ये 3 वर्क पैकेज है। मुझे वेबसाइट डिजाइन करनी है, डेवलप 4 सॉरी है डिजाइन करनी है, डेवलप करनी है, उसको टेस्ट करना है, और फिर उस वेबसाइट को वो होस्ट देना है, डोमेन नेम देना है, उसको www देना है। ठीक है, उसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी भी इसी तरह लेट्स से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, डिजाइन डॉक्यूमेंट है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग, आगे बहुत कुछ हो सकता है बट सिंपल रखा है। इसी तरह OTP का है, इसी तरह मैनुअल्स के अंदर ट्रेनिंग मैनुअल बनाना है, ट्रबल शूटिंग मैनुअल बनाना है एंड सो ऑन। तो ये कुछ वर्क पैकेजेस हैं जो मैंने इस छोटे से प्रोजेक्ट को, ऑल्दो प्रोजेक्ट बड़ा है लेकिन मैंने उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखा है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि कॉस्टिंग कैसे होती है। आपने कुछ एक्टिविटीज, सॉरी, आपने स्केजुलिंग के अंदर अभी कुछ चीजें पढ़ी हैं। स्केजुलिंग के अंदर आपने ये पढ़ा था कि जी सबसे पहले तो आपका, सॉरी, उससे पहले क्रिएट WBS के अंदर वी सेड कि हम प्रोजेक्ट को डिलीवरेबल्स में डिवाइड करते हैं और फिर डिलीवरेबल्स को वर्क पैकेजेस में करते हैं। यहाँ पे हम काम छोड़ देते हैं, ये क्रिएट WBS वाला प्रोसेस है। ठीक है जी, अब हमारे 2 ही लेवल हैं तो हमने ये 2 ही यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हमने कहा कि एक्टिविटी लेवल है, ये हम करते हैं डिफाइन एक्टिविटीज जब स्केड्यूल में आते हैं। वर्क पैकेजेस को हम एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन करते हैं। सो जो मेरा पहला है ना वर्क पैकेज डिजाइन का, उसको मैं कहता हूँ कि ये 3 एक्टिविटीज मुझे कंप्लीट करूंगा तो डिजाइन वाला वर्क पैकेज यहाँ पे कंप्लीट होगा। कंटेंट को डिजाइन करना, उसकी प्रेजेंटेशन को डिजाइन करना और उसके फंक्शंस को डिजाइन करना, ये 3 चीजें। इसी तरह जो अगला वर्क पैकेज इसी डिलीवरेबल, वेबसाइट डिलीवरेबल का है, वो है डेवलपमेंट करना। उसमें है कंटेंट फाइनलाइजेशन, लेट्स से कंटेंट डेवलप करना है मुझे। उसके बाद कोड जो है वो डेवलप करना है प्रेजेंटेशन का। उसके बाद है
फंक्शंस का कोड। तो ये मेरे पास लेट्स से डिजाइन डेवलपमेंट का काम है। फिर टेस्टिंग है, और मैंने कहा कोई अल्फा टेस्ट है और पता नहीं होता भी है नहीं, कोई बीटा टेस्ट है, मैंने कर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर मुझे होस्टिंग करनी है। सो हर वर्क पैकेज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो कर दिया, और ये है डिफाइन एक्टिविटीज का प्रोसेस। उसके बाद मैंने कहा कि जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है वो मैं देखूंगा। बेसिकली प्रीडिसेसर या सक्सेसर एक्टिविटी का जब मुझे पता चले तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक्टिविटीज को सीक्वेंस कर रहा हूँ। ये भी हमने स्केजुलिंग के अंदर ही पढ़ा कि डिफाइन करने के बाद एक्टिविटीज को हम उसको सीक्वेंस करते हैं। सो मैं सीक्वेंस करने से मुराद ये है कि भाई क्या मैं डायरेक्टली डिजाइन, कंटेंट, प्रेजेंटेशन एंड फंक्शंस के डिजाइन बना सकता हूँ। तो तीनों के लिए है कि मुझे पहले इससे कुछ नहीं करना, कोई चीज मुझे नहीं रिक्वायर्ड। मैं सिंपली राइट अवे कंटेंट डिजाइन कर सकता हूँ, राइट अवे प्रेजेंटेशन का डिजाइन बना सकता हूँ, और फंक्शंस का भी डिजाइन बना सकता हूँ। तो यहाँ पे ये पहली तीनों एक्टिविटीज होंगी मेरे प्रोजेक्ट की। उसके बाद कंटेंट को फाइनल करने के लिए में भी मेरे पास ये तीनों की तीनों एक्टिविटी वर्क पैकेज 1.1.1 की तीनों एक्टिविटी कंप्लीट होंगी, तो फिर अगली एक्टिविटी ये स्टार्ट होगी। इसी तरह कोड की प्रेजेंटेशन के लिए भी लेट्स से ये तीनों कंप्लीट हो रही हैं, तो फिर और फिर उससे अगला भी फंक्शन के लिए वो भी मेरे पास यही तीन कंप्लीट हो रही है। तो ये मैंने सीक्वेंस कर लिया। देन अल्फा टेस्ट के लिए लाजमी है, मैं कहता हूँ कि जब तक मेरी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगी मैं टेस्टिंग में नहीं जाऊंगा। तो ये मेरे पास ये तमाम एक्टिविटीज ये तीनों कंप्लीट होंगी, तो मैं डेवलपमेंट में जाऊंगा। बीटा टेस्ट मैं तब करूंगा जब ये पिछला काम, ये जो अभी अभी मैंने किया है अल्फा टेस्ट वाला, जब अल्फा टेस्ट कंप्लीट होगा तो फिर मैं बीटा में जाऊंगा लेट्स से, एंड सो ऑन। तो इस तरह मैंने एक्टिविटीज को सीक्वेंस कर लिया। इसके बाद है एक्टिविटी ड्यूरेशन के एस्टिमेट लगाए। हमारा स्केजुलिंग के अंदर अगला काम ये था, तो मैंने इनके ये ड्यूरेशन यहाँ पे लिख लिए। ये वो काम है जो मैं स्केजुलिंग नॉलेज एरिया के अंदर ऑलरेडी करके आया हूँ। अब जरा इसका लिंक कॉस्ट के साथ क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये अब बाकी दूसरा वाला डिलीवरेबल है, आपको मैंने कहा 4 डिलीवरेबल है, अभी हमने सिर्फ वेबसाइट की बात की। और इसी तरह ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दूसरा डिलीवरेबल है, यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म OTP तीसरा है, और मैनुअल्स चौथा है। तो इन सारों का भी यही काम किया, एक्टिविटीज उनकी ये सीक्वेंस किया और उसके बाद उनके ड्यूरेशन लिख लिए। अब हम आते हैं कॉस्ट की तरफ। कॉस्टिंग के अंदर हमारा पहला काम ये होगा कि उन्हीं एक्टिविटीज को लेके अब मैंने उन एक्टिविटीज लाइक ये मेरा पहला डिलीवरेबल है वेबसाइट, इसके अंदर ये 4 वर्क पैकेजेस हैं। हर वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए जो एक्टिविटीज चाहिए वो सामने उनके लिखी हुई है। तो मैं कहता हूँ कि जो डिजाइन द कंटेंट है लेट्स से, इसको कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज की कॉस्ट है वो लेट्स से 2500 है। जो स्टेशनरी की कॉस्ट है वो 200 है। शेयर्ड या इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है किसी को आइडिया? एक कॉस्ट हमारे पास होती है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो हम एक प्रोजेक्ट, जो हाँ एक प्रोजेक्ट के साथ ट्रेसेबल हो। लाइक अगर मैंने मटेरियल लिया है एक घर बनाने के लिए, घर बनाना मेरा प्रोजेक्ट है, तो वो मटेरियल इसी पे यूज होगा, तो ये डायरेक्टली ट्रेसेबल है कि भाई ये मटेरियल किस प्रोजेक्ट के लिए यूज हुआ है। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है, एक ये चल रहा है और एक ये चल रहा है, चल 3 कर लेते हैं, और इन तीनों की टीम जो है एक ही ऑफिस में बैठती है, और उनका प्रिंटर कॉमन है, उनकी बिजली कॉमन है, इस ऑफिस की बिल्डिंग की रेंट कॉमन है। तो अब मैं क्या कहूंगा कि यार किस किस प्रोजेक्ट की बिजली का खर्चा कितना आया, ये हम डायरेक्टली इस तरह आसानी से ट्रेस नहीं कर सकते कि भाई ये जो बिजली का बिल आया है या स्टेशनरी या प्रिंटर जो है ये किसका यूज हो रहा है लेट्स से। तो मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो सब में शेयर्ड हो रही है। ये जो कॉस्ट है ये तीनों प्रोजेक्ट्स के दरमियान शेयर्ड है। तो अगर कोई इस किस्म का फॉर्मूला है आपके कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है ऐसी कि आपको शेयर्ड कॉस्ट भी ऐड करनी है, तो मैं वो एस्टिमेट भी लगाऊंगा। देन आई वुड से कि यार कोई कॉन्टीजेंसी रिजर्व इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड है या नहीं है, लेट्स से नहीं है। तो पहली एक्टिविटी का जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट है वो 3000 का है, जिसमें HR की इतनी है, स्टेशन की इतनी है, शेयर इतनी है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, मैंने सिर्फ एक आइडिया देने के लिए लिखा। फिर इसी तरह दूसरी एक्टिविटी है उसके अंदर है, अब इसी तरह आप यहाँ वाली ये वाली एक्टिविटी है इसके अंदर कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी है, ठीक है 7200 का, और ये वो शाम को टोटल बन गया। तो अगर मैं इन सारों को टोटल कर लूं, चारों के चारों डिलीवरेबल्स की, हर हर एक्टिविटी की जो कॉस्ट एस्टिमेट है
उसको टोटल कर लूं, तो ये बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट का टोटल बजट एट कंप्लीशन बन सकता है। ऐसे ही है, ये जो मेरे जी पास सर। फिगर है ना, ये आ जाएगा। इसके अलावा मैं एक और चीज भी देख सकता हूँ, वो ये चीज देख सकता हूँ कि भाई मेरे प्रोजेक्ट पे टोटल एचआर कॉस्ट कितनी है, तो वो ये है। मेरे पास टोटल स्टेशनरी की कॉस्ट कितनी है, वो ये है। मेरे पास शेयर्ड या इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, और मेरे पास कॉन्टीजेंसी रिजर्व कितने चाहिए इस प्रोजेक्ट, वो ये। सो मैं इस तरह भी ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास अब कॉस्ट के एस्टिमेट एक्टिविटीज वाइज आ गए। इन एक्टिविटी के ड्यूरेशन और सीक्वेंस हमने पहले देखे हुए हैं। अब हम जरा वो जो गैंट चार्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र किया था या ड्रॉ करके देखा था, वो देखते हैं। लेट्स से इन एक्टिविटी के ड्यूरेशन या इन एक्टिविटी का जो सीक्वेंस है वो इस तरह बन रहा है कि पहली एक्टिविटी का ना 10 दिन ड्यूरेशन था, अगर आपको याद हो, हम 10 डेज एस्टिमेट लगाया था। अब ये अक्टूबर 20th ऑफ अक्टूबर शुरू हो रहा है, एंड लेट्स से ये खत्म हो रहा है, जरा 10 दिन ड्यूरेशन है, तो 31 अक्टूबर को या 30th ऑफ अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। पहली तीनों एक्टिविटीज 10-10 दिन की हैं, या 20 अक्टूबर को शुरू हो रही है। इसी तरह नवंबर के अंदर नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, और जब ये खत्म होगी तो उसके बाद लेट्स से ये दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। अच्छा, इसी तरह नीचे आ जाए तो ये एक्टिविटीज भी अक्टूबर में हो रही है, ये वाली एक्टिविटी नवंबर में हो रही है। ये एक एक्टिविटी है जिसको मैं ये वाला कह रहा हूँ, इस एक्टिविटी को देखें तो आधी नवंबर में है और कुछ हिस्सा इसका दिसंबर में है। एंड देन ये वाली एक्टिविटी भी ऐसी है। आखिरी वाली एक्टिविटी बिल्कुल नीचे अगर आपको नजर आ रही है, तो वो भी 3 मंथ्स में स्प्रेड है। एक ये है और ये है। मींस वो नवंबर 10th ऑफ नवंबर या 11th ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रही है और 10th ऑफ जनवरी को खत्म हो रही है, तो 3 महीनों पे वो स्प्रेड हुई हुई है। अब इन एक्टिविटीज का मैंने एक ना कॉस्ट का एस्टिमेट लगाया हुआ, स्पेशली इन 3 एक्टिविटीज को देखिए। इसका लेट से कॉस्ट एस्टिमेट है 8,300। लेट से 8,300 है, और इसने 2 महीनों में होना है। आधा हिस्सा इसका इधर है, आधा इधर है, या मे बी अनइक्वल भी हो सकता है, कुछ हिस्सा इधर हो ज्यादा हिस्सा इधर हो, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे ये सिनेरियो है। अब बाज एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनका एक्सपेंस शुरू में ज्यादा हो जाता है, आखिर पे कम होता है। तो मे बी मैं कहूँगी यार 6,300 इधर लगेगा नवंबर में, और 2,000 जो है वो बाद में लगेगा। ये भी हो सकता है बराबर बराबर हो, और ये भी हो सकता है शुरू में जीरो लगे, आखिर पे सारा जाके हो जाए। नवंबर में इस एक्टिविटी का कोई एक्सपेंस ना हो और दिसंबर में हो जाए। बट जो भी है, ये डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ दिस एंड यूजिंग योर एक्सपर्ट जजमेंट, आप ये डिसाइड करते हो कि किस मंथ में इस एक्टिविटी का कितना हिस्सा होगा। अकॉर्डिंगली आप उसकी कॉस्ट जो है वो शेयर कर लेते हो। ये बात समझ आ गई जो मैंने बोली अभी? जी सर। अच्छा, सो अब मैंने उसी कॉस्ट को, वो जो कॉस्ट एस्टिमेट थे, उनको इसी तरह लिख लिया। नवंबर में वो एक्टिविटी पहली वाली पूरी की पूरी नवंबर में उसका 3,000 पूरे का पूरा, और सॉरी अक्टूबर में है, अक्टूबर में यूज होगा। अगली 3,100 पूरी की पूरी इसी मंथ में सारा इधर होगा। ये वो एक्टिविटी है जो 2 मंथ्स में स्प्रेड थी। ये वाली वो एक्टिविटी जो 3 मंथ्स में स्प्रेड थी, और उसका बजट भी बेस्ड ऑन सम लॉजिक, मैंने कुछ हिस्सा इधर कर दिया, कुछ हिस्सा इधर कर दिया, कुछ हिस्सा इधर कर दिया। ये बात क्लियर हो गई जी? अब ये मैंने सारी एक्टिविटीज का मंथ वाइज एक्सपेंस निकाल दिया, या सॉरी कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो निकाल लिया। एंड अब मैं क्या करूंगा कि अक्टूबर के मंथ में जितने भी मेरे कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं उन सबको ऐड करूंगा, तो मेरे पास ये मंथली टोटल एक आ रहा है 22,250 का। नीचे अगर आप देखें तो आपको ये लास्ट बॉटम लाइन नजर आ रही है ना, 22,050 वाली? जी। ओके। अच्छा, तो जनवरी अक्टूबर के मंथ में ये है, नवंबर के मंथ में ये 93,000 है, एंड दिसंबर के मंथ में ये है, एंड देन जनवरी के मंथ में 70,500 है, और जो टोटल है वो मेरे पास 152, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। अच्छा, उसके बाद एक कम्यूटेटिव लिखा हुआ, कम्युलेटिव है ये। कम्युलेटिव क्या है कि जी अक्टूबर के एंड तक मुझे टोटल कितना चाहिए, वो मुझे चाहिए 22,250। बट व्हाट अबाउट नवंबर? मुझे नवंबर के एंड तक कितना एक्सपेंस होगा? तो मैं कहूंगा यार अक्टूबर में 22,250 है, प्लस नवंबर का 93,050, ये दोनों मिला के 1,50,300 होता है। ये मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, तो व्हाट अबाउट दिसंबर? तो दिसंबर के लिए मैं कहता हूँ कि यार अभी तक मेरा नवंबर तक जो टोटल बना था वो बना था 1,15,300, प्लस ये वाला नवंबर का भी मैं ऐड दिसंबर का ऐड करूंगा, तो टोटल 1,35,250।
और इसी तरह जब मैं जनवरी का भी इसके अंदर 17 कर लूंगा तो टोटल बजट मेरे पास 150-200 आएगा। अब ये जो कम्युलेटिव वैल्यूज है 22,250, 11,100 सॉरी 11,000 1,15,300 एंड 1,35,000, इन सारी वैल्यूज को मैं प्लॉट करूंगा अपने पास। और वो मैं कैसे करूंगा, इस तरह कि जी नवंबर 1 नवंबर तक या 31 अक्टूबर तक कर लें, मेरे पास टोटल एक्सपेंस था 22,250 का, मेरा कॉस्ट एस्टिमेट था। फिर 1 दिसंबर तक, जीरो से लेकर पहले दिन से लेकर 1 दिसंबर तक या 30 नवंबर तक ये बनता है। उसके बाद 31 दिसंबर या 1 जनवरी तक मेरे पास टोटल ये बनता है और फाइनली ये मेरे पास आ जाता है। ये जो आखिरी वैल्यू है इसको हम कहते हैं बजट एट कंप्लीशन। जो आखिरी टोटल वैल्यू आती है, मैं कहता हूं कि मेरा बजट एट कंप्लीशन कितना होगा। अब इस सारे पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो ये जो लाइन बनती है इसको हम कॉस्ट बेसलाइन कहते हैं। ये कॉस्ट बेसलाइन बेसिकली एक्ट करती है एज अ रेफरेंस फॉर माय परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और जब मेरे पास एक्चुअल एक्सपेंसेस आएंगे तो मैं कहूंगा कि अच्छा यार, नवंबर के एंड तक 22,250 है, मेरा एक्चुअल में कितना हुआ है? मैं कहता हूँ यार वो 40,000 हो गया। नाउ इज इट गुड और बैड? डिबेटेबल है ना, अगर काम जल्दी हो रहा है। बस ठीक है, इट डिपेंड्स। ठीक है, इट डिपेंड्स। हो सकता है अगर तो मैंने काम इतना ही किया है जो नवंबर तक प्लान था, तो फिर तो मैंने 22,000 के काम के ऊपर 40,000 लगा लिया, तो ऑब्वियसली इट्स बैड। बट अगर मैंने काम जो है वो दिसंबर के भी काम अभी से कंप्लीट कर लिया, तो फिर मे बी इट्स गुड थिंग। ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस इन द कंट्रोल कॉस्ट प्रोसेस। बट अभी के लिए आपको ये याद रखें कि ये कॉस्ट बेसलाइन है, नंबर 1। नंबर 2, ये बजट एट कंप्लीशन है। आपके ख्याल में इस बजट एट कंप्लीशन में ये जो एस्टीमेट हमारा टोटल बना था, इसके अंदर कॉन्टीजेंसी रिजर्व शामिल है या नहीं है? नहीं, शामिल होंगे, बीएससी के अंदर होते हैं ना। हाँ, इसके अंदर शामिल है। अभी तो हमने टोटल जो किया, ये फिगर कैसे बनी थी? जी अभी जो बिल्कुल, पिछले कॉन्टीजेंसी सब ऐड किए थे। हाँ, उसमें ऐड की थी हमने, ये कॉन्टीजेंसी सारी ऐड थी। तो इसका मतलब कॉन्टीजेंसी रिजर्व शामिल है। अच्छा, इसके बाद बस अभी इतनी छुट्टी करें, अभी 10 बज गए। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह कॉस्ट का, मैं आई जस्ट वांटेड कि एक जल्दी से पूरा प्रोसेस जो है ना आपको गो थ्रू कर लूं। देयर टू मेनी थिंग्स और भी डिटेल में बतानी है, लेकिन ओवरऑल यही होता है कि आप एस्टिमेट करते हैं, उसको स्केड्यूल के ऊपर स्प्रेड करते हैं कि यार टाइम वाइज मैं जरा देख लूं, टाइम फेस्ड मेरे एक्सपेंसेस क्या क्या प्लान हो सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आई एंड अप विद दिस बेसलाइन। और फिर इस बेसलाइन के जरिए हम कंट्रोल कॉस्ट के अंदर अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं। सो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क अभी या बाद में भी। ओके देन, टेक केयर। अल्लाह। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू अल्लाह हाफिज़।